आज हम सभी स्टूडेंट देखेंगे कि थ्योरी में आज डीसी जनित्र हम शुरू कर रहे हैं। डीसी जनित्र यानी एक जनरेटर किस सिद्धांत पर प्रचालित होता है। पहले आप सिद्धांत की बात करेंगे, यानी हम सिद्धांत की बात करेंगे, प्रिंसिपल। तो आप कहते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर प्रचालित होता है। तो एक डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर प्रचालित होता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब आपने ट्रांसफार्मर में सिद्धांत देखा तो वहां मैंने सिद्धांत में स्थैतिक ईएमएफ कहा था। तो यहां चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट कराया जाता है, घूर्णन कराया जाता है, इसलिए यहां आर्मेचर के सिरों पर एक गतिशील ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी गतिज ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए इस सिद्धांत को कभी कभी वो ऑप्शन में गतिज ईएमएफ का सिद्धांत भी कह देता है। अब यह पूछा गया कि जनित्र किसे कहते हैं। जनित्र का अर्थ क्या होता है? तो निम्न में कहते हैं कि प्रजनन जिस युक्ति से किया जाता है, प्रजनन। और प्रजनन आपने साइंस में शब्द सुना है, जिसका मतलब उत्पत्ति या उत्पादन होता है। तो उत्पादन करने वाली या उत्पादित करने वाली मशीन ही जनित्र या जनरेटर कहलाती है। यदि उत्पादन आपने आउटपुट पर डीसी की प्राप्त किया है तो वो डीसी जनित्र कहलाएगा, और यदि आपने आउटपुट पर एसी प्रजनन किया है या उत्पादन किया है तो वो एसी जनित्र कहलाएगा। ये आप समझे कि जनित्र क्या होता है और एसी डीसी जनित्र क्यों कहते हैं। अब एसी जनित्र को हम अल्टरनेटर भी कह देते हैं, प्रत्यावर्तक भी कह देते हैं और आवर्तक भी कह देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसियां भी उससे प्राप्त होती हैं तो वो आवृत्ति भी उत्पन्न करता है, इसलिए उसे आवर्तक भी कहा जाता है। तो जनित्र का अर्थ क्या समझे आप? प्रजनन या उत्पादन करने वाली युक्ति। अब आप देखिए कि जनित्र का कार्य क्या है। आप जिसे जनित्र की परिभाषा कहते हैं वो कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है इसके द्वारा। तो एक जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल
एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, एनर्जी में परिवर्तित करता है, ये इसका कार्य होगा। अब प्रश्न जो है वो ये है कि आर्मेचर के सिरों पर जब कंडक्टर को यानी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में आप कंडक्टर को मूव कराओगे तो उसके सिरों पर कैसा ईएमएफ या वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो वो हमेशा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील ईएमएफ या वोल्टेज उत्पन्न होगी। अल्टरनेटिव वोल्टेज उत्पन्न होगी। उसकी प्रकृति जो एसी थ्योरी में मैंने बताई थी कि जो सिरा कंडक्टर का उत्तरी ध्रुव की ओर है उस पर जो है वोल्टेज या ईएमएफ की प्रकृति पॉजिटिव होगी और जो सिरा आपके दक्षिणी ध्रुव की ओर है उधर वोल्टेज की प्रकृति या ईएमएफ की प्रकृति नेगेटिव होगी। अब एक तो हम आर्मेचर के सिरों पर सीधी वलय चढ़ा दें, रिंग स्लिप रिंग लगा दें और आउटपुट प्राप्त करें तो आपको एसी होगा। तो एक आउटपुट पर हम विद्युत धारा प्राप्त करने की सर्पिल वलय विधि का प्रयोग करते हैं। सर्पिल वलय विधि जिसे स्लिप रिंग मेथड कहा जाता है। इससे आपको आउटपुट पर एसी मिलेगी तो वो एसी जनरेटर कहलाएगा, अल्टरनेटर कहलाएगा। और अगर आपने आर्मेचर के सिरों पर रिंग को टुकड़ों में काट करके लगाया है, विभक्त करके लगाया है, इस प्रकार आपने विभक्त कर दिया है तो आउटपुट पर आपको जो प्राप्त होगा वो डीसी होगा। तो डीसी प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विभक्त वलय विधि, स्लिप्ड रिंग मेथड। तो जनरेटर से आउटपुट पर एसी को ले जाया जाता है विभक्त वलय विधि द्वारा, सर्पिल वलय विधि द्वारा। और डीसी प्राप्त करते हैं तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? विभक्त वलय विधि। अब ये जो आर्मेचर पर जब आर्मेचर घूमेगा तो अभी मैंने एक शब्द बोला है आर्मेचर, और थोड़ी देर पहले मैं उससे कंडक्टर कह रहा था कि चालक को घूर्णन कराया जाता है। तो अगर घूमने वाले भाग पर वाइंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है? बाइंडिंग। तो वो घूमने वाला भाग, बाइंडिंग किया हुआ भाग आपका आर्मेचर कहलाएगा। अब मोटरों में आप आते हैं तो घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं, लेकिन डीसी मोटर पर आते हैं
तो उसमें घूमने वाले भाग पर वाइंडिंग होती है, तो वहां हम उसे रोटर नहीं कहते, उसे आर्मेचर ही कहते हैं। वो भी मोटर है लेकिन डीसी, लेकिन उसमें आर्मेचर ही कहा जाएगा। लेकिन एसी चाहे सिंगल फेज मोटर हो चाहे 3 फेज मोटर हो, उनको मैं घूमने वाले भाग को आप रोटर कहेंगे। तो आपने आर्मेचर और रोटर में अंतर समझा। अब देखिए यहां दो चीजें हैं हमारी, तो बेसिक प्रिंसिपल में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटर आएगा तब अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर मोटरें भी आएंगी तो हमें इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। इसलिए मैं जनरेटर में शुरू कर रहा हूं, तो उसी समय आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूं। फिर मैं आपको एक एक भाग की पिक दिखाता जाऊंगा, उनका कार्य दिखाता जाऊंगा। तो देखिए अब प्रश्न ये आता है कि एसी उत्पन्न कर रहे हैं या डीसी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आर्मेचर के सिरों पर तो दोनों ही स्थितियों में परिवर्तनशील ईएमएफ है। तो इस प्रत्येक चालक में, यानी कि आर्मेचर की बाउंडेड है और वो कई चालकों से मिल करके बंधा हुआ है, तो उसके प्रति चालक में ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, उस ईएमएफ की गणना करने का फार्मूला क्या है, यह प्रश्न भी काफी बार आ चुका है। यह है BLV साइन थीटा। जहां भी आपके फ्लक्स घनत्व है जिसका मात्रक टेस्ला होता है, और L चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई जो मीटर में होगी, और B चालक का वेग है जो मीटर प्रति सेकंड में होगा, जिसका मान सदैव क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में। और थीटा, थीटा यहां कटान कोण है, कटान कोण है। अब हमारे भारत में चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो, उसमें चालक के सिरों पर उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करने के लिए BLV का भारत में जो निर्मित जनरेटर हैं उनका मान अधिकतम 100 होता है। साइन थीटा। अब मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपसे कह दिया कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को मूविंग यानी रोटरिंग कराया जा रहा है, घूर्णन कराया जा रहा है, और 30 डिग्री के एंगल पर वो घूम रहा है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा होगा ही, चाहे वो एसी कह दे चाहे वो डीसी जनरेटर कह दे। अब कटान कोण दिया है 30 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहां हम साइन 30 का मान 1/2 रखें तो कितने वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न होगा, 50 वोल्ट का। इसी प्रकार अगर आप 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का देखेंगे, तो अब देखिए मैं 45 डिग्री का लेके चल रहा हूं कि कटान कोण हमारा 45 डिग्री है। अब आप जानते हैं साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी 100 × 1/√2। और रूट हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप
रूट वाली संख्या को ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, तो रूट जो है भाग का बदल जाएगा और वो गुणज में आ जाएगा बटे 2, यानी आपका ये हो गया 50 इंटू अंडर रूट 2। या तो आपको ऑप्शन में 50 अंडर रूट 2 मिलेगा, नहीं तो आप जानते ही हैं कि रूट 2 का मान 1.414 होता है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन कर लें कि 50 तो है ही है और ये इसको 0.5 मान लें, यानी कि आधा के बराबर मान लें, तो लगभग 74-75 वोल्ट के समथिंग आएगा। अप्रॉक्स 74 वोल्ट लिख रहा हूं। अब ये कैलकुलेशन करके देखें। अब हम आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है, तभी हम कह पाएंगे कि एक डीसी जनरेटर अधिकतम कितनी वोल्टता उत्पन्न कर सकता है और एसी से अधिकतम कितनी वोल्टता उत्पन्न की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आर्मेचर का कटान कोण 60 डिग्री है और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। अंडर रूट 3/2 होता है और अंडर रूट 3/2 का मान जो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 0.866 आएगा और ये आपका 86.6 वोल्ट। अब अंतिम अधिकतम वाली स्थिति पर आता हूं कि जब वो आर्मेचर जो है लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पर है, तो उस स्थिति में साइन 90 डिग्री के कटान कोण पर है। 100 इंटू साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि आपको फिर 100 वोल्ट ही प्राप्त हुआ। तो अब मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं इस गणितीय व्याख्या से, जो आप बचपन में से लेकर के यानी निम्न कक्षाओं से लेकर के और अब तक ये देखते हैं कि आर्मेचर स्थिर होता है या क्षैतिज अवस्था में होता है, यानी कि कटान कोण आपका 0 होता है। 100 इंटू साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो आपके ईएमएफ का मान भी 0 होता है, यानी कि उस समय उत्पन्न ईएमएफ का मान न्यूनतम होता है। और आप कई प्रश्न देखें कि जब लंबवत होता है या ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि 90 डिग्री के कटान कोण पर होता है, तो उस स्थिति में आपके उत्पन्न ईएमएफ का मान अधिकतम होता है। 30 पर आया, 45 पर आया, 60 पर आया, वोल्टेज का मान बढ़ता गया, 90 पर आया, अधिकतम आया। फिर जैसे ही 120 पर आएगा तो 90 प्लस थीटा वाला, देखिए टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उसमें आप देखना साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो आपके 30 डिग्री के वैल्यूज के बराबर आएगा। तो 30 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई थी? 50 वोल्ट, यानी 100 से फिर आपका 120 पर आएगा, तो ये कोस में हो जाएगा, सॉरी, तो उस स्थिति में आपका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, यानी कि 100 से फिर आपका ये 86.6 वोल्ट हो जाएगा, यानी 100 से घटा, फिर आप 150 पर गए तो 50 ही वोल्ट रह जाएगा, सॉरी 74 वोल्ट रह जाएगा। और फिर आप जो है
90 के बाद 120 पर आए, 150 पर आए, फिर 180 पर आएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी वैल्यूज फिर गिरेंगी। और ये आप साइकिल में देखते हैं कि प्रति क्षण वोल्टता बढ़ती है और शिखर मान पर अधिकतम वोल्टता का मान होता है और फिर 0 हो जाता है। तो वोल्टता परिवर्तित होती हुई प्राप्त हो रही है। ये भी हमें स्पष्ट हो रहा है प्रैक्टिकली रूप से कि जैसे जैसे कटान कोण बढ़ता है वोल्टेज का मान बढ़ता है और लंबवत स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में ईएमएफ अधिकतम होता है। फिर धीरे धीरे आपके वोल्टेज फिर गिरने लगती है, फिर 0 हो जाती है। फिर आपके एसी में अगर जाते हैं तो वो ऋणात्मक दिशा में पहुंच जाती है और डीसी में यदि चलते हैं तो आपको एक दिशीय फिर वो बढ़ती हुई वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक एसी के चक्र में यानी कि एक डीसी जनित्र जो है वो अधिकतम 650 वोल्ट से अधिक वोल्टता उत्पन्न नहीं कर सकता। और आपके अल्टरनेटर या एसी जनित्र अधिकतम 13.8 केबी से 28 केबी से ज्यादा वोल्टता जनित नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहां तो 11 केबी से ज्यादा का उत्पादन नहीं किया जाता। तो आज के चैप्टर में हमने टॉपिक डीसी जनित्र लिया, उसका प्रिंसिपल लिया, लेकिन प्रिंसिपल में यहां आधा चैप्टर आपका अल्टरनेटर का भी हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताएंगे आप कमेंट्स के द्वारा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकें। धन्यवाद, थैंक्स।